सरकारी वायर पर आपका स्वागत है। आज हम सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियसली पूछे हुए सारे एमसीक्यू इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑफिस प्रोसीजर या फिर CSMOP के अंतर्गत ही आता है। आजकल बहुत सी परीक्षाओं में मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर या फिर गवर्नमेंट रूल्स पूछे जाते हैं। उनमें से ही किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। फ़िलहाल NITTR के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ASO SSA, इन सब पदों के लिए उन पर भी आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा देगी। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन हैं और वो 25 क्वेश्चंस अपने आप में इनफ है। आपका कोई भी MCQ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट से अब नहीं छूटने वाला। सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इज रिटन इन विच चैप्टर, कि किस चैप्टर में इस टॉपिक की बात की जाती है। सही जवाब है CSMOP के चैप्टर 13 में आपको सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिलता है और वहीं से हम यह पढ़ते हैं। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI एक्ट के तहत किसी भी गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। यह परफॉर्मेंस किस हिसाब से है? सही जवाब है ऑप्शन A, ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ। In handling classified papers, the official concerned will have to exercise special care and follow which of the provision। क्लासिफाइड पेपर्स को हैंडल करने के लिए कौन से प्रोविजंस का ध्यान रखना है? सही जवाब है ऑप्शन C, डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस। डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन आर इश्यूड बाय, बताइए किसने इशू की है ये? सही जवाब है ऑप्शन D, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लासिफाइड पेपर्स अदर देन कॉन्फिडेंशियल, लेकिन कॉन्फिडेंशियल ना हो ऐसे वाले क्लासिफाइड पेपर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल्ड either by officers themselves or in sections designated। इनको हैंडल करना चाहिए या तो ऑफिसर खुद हैंडल करे या उन सेक्शंस को दे दें जो क्लासिफाइड पेपर को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। एज, लेकिन उनको किस प्रकार से दे, क्या नोट उनके ऊपर लिख के दे? सही जवाब है ऑप्शन B, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट ऐसा मेंशन्ड कर देना चाहिए उन क्लासिफाइड पेपर्स पर। क्लासिफाइड पेपर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा आर टू मेंटेन्ड बाय whom। बताइए क्लासिफाइड पेपर या इंफॉर्मेशन को कौन मेंटेन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन A, सेक्शन ऑफिसर। एवरी क्लासिफाइड फाइल शैल बी रिव्यूड वंस इन हाउ मैनी ईयर्स फॉर डीक्लासिफिकेशन। जब हम फाइल्स को क्लासिफाइड रख देते हैं तो कुछ वर्षों बाद उसका फिर से रिव्यू किया जाता है कि इसको अब क्लासिफाई ही रखना है या ये डीक्लासिफाई हो गई है, तो वही पूछा है। सही जवाब है ऑप्शन B, 5 years। A declassified file considered fit for permanent preservation will be transferred to। अब जो फाइल डीक्लासिफाइड पाई गई, कैसी फाइल पाएगी कि इसको डीक्लासिफाई कर दिया जाए, 5 साल के रिव्यू के बाद ऐसा पाया गया, तो उस फाइल को परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? सही जवाब है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ए फाइल और ID नोट रेफर्ड बाय ए डिपार्टमेंट टू अनदर विल बी ट्रीटेड एज। बताइए।
सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियल। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब आया था, किस साल में? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1923 में। पेनल्टीज फॉर स्पाइंग अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पेनल्टीज फॉर स्पाइंग होने पर कितने साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है? सही जवाब है 14 ईयर्स। ए फाइल और ID note will not be referred to any authority outside the secretariat without the specific consent। एक फाइल को या ID नोट को जो कि किसी आउटसाइड अथॉरिटी को रेफ़र की गई है सेक्रेटेरिएट से बाहर, where the general consent has been obtained, such consent will however exclude files। तो उस फाइल या ID नोट को बाहर ले जाने के लिए जनरल कंसेंट लेनी होती है जॉइंट सेक्रेटरी से। जनरल कंसेंट के लेने के बाद भी कौन सी ऐसी फाइल है जिसके अंतर्गत यह कंसेंट इंक्लूड नहीं होती? बोथ ए एंड बी। देखिए, फाइल को आउटसाइड ले जाने के लिए स्पेसिफिक कंसेंट तो मिल गई, लेकिन यह कंसेंट एक्सक्लूड करेगी ऐसी फाइल को जो उस ही ऑफिसर के पास ले जा रहे हो जिस ऑफिसर को वो पर्सनली अफेक्ट करती है या उसके ऑफिशियल कंडक्ट के कंसिडरेशन से संबंधित है वो फाइल। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी वाज द आंसर। फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स डिस्कशंस आउटसाइड ऑफिस, एन ऑफिसर नॉट बिलो टू विच लेवल में कैरी कॉन्फिडेंशियल पेपर या फाइल्स। कॉन्फिडेंशियल पेपर या फाइल्स की बात हो रही है। अगर कोई मीटिंग आउटसाइड ऑफिस है तो कॉन्फिडेंशियल पेपर कौन ले जा सकता है? सही जवाब है सेक्शन ऑफिसर। इससे नीचे लेवल का नहीं ले जा सकता किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल को किसी बाहर मीटिंग में। अगला क्वेश्चन है कि सीक्रेट पेपर्स को कौन ले जा सकता है बाहर किसी मीटिंग के लिए? सही जवाब है अंडर सेक्रेटरी। सीक्रेट पेपर्स के लिए अंडर सेक्रेटरी से निचले लेवल का ऑफिसर बाहर नहीं ले जा सकता सीक्रेट पेपर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका ऑथराइजेशन चाहिए यदि सीक्रेट पेपर या कॉन्फिडेंशियल पेपर को बाहर किसी मीटिंग में ले जाना है? सही जवाब है जॉइंट सेक्रेटरी। Who may give information or be accessible to the representatives of the press? सही जवाब है ऑप्शन डी, मिनिस्टर या सेक्रेटरीज या कोई और ऑफिसर जो स्पेशली इसके लिए ऑथराइज किया गया हो, वही किसी सूचना को प्रेस में ले जा सकता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज़ मीडिया will normally be communicated through whom? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सही जवाब है। wrongful communication of information is described in which rule of Office Secrets Act 1923? सही जवाब है सेक्शन 5 या रूल 5। एनी ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरी, लेकिन सेक्रेटरी ना हो, एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रेस। ऑथराइज कर दिया है मिनिस्टर ने कि इंफॉर्मेशन दे दो प्रेस में। हु माइट हैव ओकेशन टू मीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेस शुड डू व्हाट? अपनी प्रेस की मीटिंग करने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद वो क्या करेगा? मेनली यह बताना है कि वो इसकी जानकारी क्या बातचीत हुई किसको बताएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, इमीडिएटली सबमिट ए जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड टू द सेक्रेटरी while communicating the adverse remark to the government servant. The identity of the superior officer making such remark be disclosed। बताइए, यदि किसी सुपीरियर ऑफिसर ने एडवर्स रिमार्क दिया है आपकी ACR में
और आपको जब बताया जा रहा है कि आपके एडवर्स रिमार्क हैं, तो क्या यह भी बताया जाएगा कि किस ऑफिसर ने दिए हैं? इसका जवाब ऑप्शन ए है, शुड नॉट नॉर्मली। नॉर्मली यह नहीं बताया जाता, इसके लिए प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ती है और यह भी देखना पड़ता है कि अगर बता दिया तो कोई दुश्मनी या फिर विवाद खड़ा ना हो जाए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू रूल नंबर डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964। सही जवाब है रूल 11 में लिखा हुआ है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंडक्ट रूल 11। Whenever it is proposed to release official information to the press or to hold a press conference, अगर प्रेस में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विल कंसल्ट इन एडवांस टू whom, तो एडवांस में किससे परामर्श लेना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कंसल्ट लेनी चाहिए एडवांस में। नो ऑफिशियल पब्लिकेशन विल बी मार्क्ड फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली ऐसा आप फाइल पर नहीं लिखेंगे। कब तक नहीं लिखेंगे? एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ, किसकी लेनी पड़ेगी अप्रूवल? हु विल ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ और द मिनिस्टर इन केस ऑफ डाउट। और यदि उस ऑफिसर को भी डाउट होगा तो वो सेक्रेटरी या मिनिस्टर से उसके बारे में पूछेगा। तो मेनली आपको किसी फाइल को मार्क करना है या इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट पेपर को मार्क करना है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, नॉट फॉर पब्लिक यूज़। तो किसकी अप्रूवल लोगे? सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रांच ऑफिसर। फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव समटाइम्स quoted or copied in their representation, appeal, etc. those marked secret notes and other information from files, which they are ordinarily not expected to have seen or have retained. This involves contravention of। कई बार जो पूर्व गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो जब अपनी अपील या रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं तो ऐसे सीक्रेट मार्क्ड या नोट्स या इन्फॉर्मेशन को जो फाइल में होती हैं ऐसी उस रिप्रेजेंटेशन में ऐसी बातें लिख देते हैं जो सीक्रेट हैं, जबकि उस इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे पता ही नहीं होना चाहिए था। तो यदि कोई ऐसा लिख देता है तो यह किसका उल्लंघन है? ए एंड बी, रूल 11 CCS कंडक्ट का और सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, दोनों का ही उल्लंघन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप यह बताना कि यह MCQ की वीडियो कैसी लगी। नीचे कमेंट्स लिखना, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो कोई देख भी रहा है या नहीं।